नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और अगर आपके पास भी सवाल हो तो आप हमसे पूछें। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1635 और इसके अलावा 022-2300-1634 पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं आज की चर्चा में पुखराज चोपड़ा, एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मितेश पटेल हैं, जिला एक्सपोर्टर हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और पृथ्वी फिनमार्ट के हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में देखिए हुआ क्या है। आज जीरा करीब 5.5% बढ़ा है एक झटके में ही। कल भी तेज था और ये हाल तब है जबकि पिछले कुछ दिनों में जीरे की कीमतों में गिरावट आई थी। अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि जीरे के दाम इतने बढ़ गए। टर्मरिक में आप देखिए 2-3 दिन लोअर सर्किट लगा, उसके बाद कल अपर सर्किट लग गया था। आज भी मार्केट ऊपर था, फाइनली थोड़ा नीचे बंद हुआ है, महज 46 रुपये गिर के बंद हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ग्वार में आप देखिए 2 दिन गिरा, परसों गिरा, कल गिरा, आज अच्छी तेज़ी आई। लेकिन हालांकि कारोबार के आखिर में फिर ऊपर से कुछ बिकवाली आई और लेकिन फाइनली ग्वार का मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ है। करीब 1.25% ऊपर ग्वार और 2% ऊपर ग्वार गम। तो एक ओवरऑल क्वेश्चन पहले पुखराज जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले मसालों पर बात करेंगे, फिर हम ग्वार पे बात करेंगे। टर्मरिक पर सर मेरी नज़र इसलिए है क्योंकि 2 दिन 6% का लोअर सर्किट लगा, कल 6% का अपर सर्किट। ये हो क्या रहा है सर मार्केट में? देखिए मृत्युंजय जी, मसाला कारोबार हो चाहे दूसरे कारोबार हो, ये जो भी एग्री कमोडिटी का वायदा है, इस वायदा के अंदर कम वॉल्यूम होने से इसमें उछल कूद ज्यादा हो रही है। इन बातों का पहले से ये पता है, जग जाहिर है, लोग जानते भी है कि फंडामेंटल के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रहता। कई बार बीच बीच में इसका ताल्लुक बिगड़ जाता है। ये हल्दी 18,000 रुपए गई थी, 18,000 से 14,000 हो गई। तो जो लेवाल बिकवाल है वही इसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जहां तक हल्दी के बारे में सुने तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मंदी नहीं है। आने वाले समय में फिर ये तेजी दिखा सकता है। इसी तरह से मृत्युंजय जी, आपका जीरा के अंदर जो अभी कल परसों आपके शो में बताया गया था कि जमीन के अंदर नमी की कमी रहने से आने वाली फसलों में भी दिक्कत होगी, उसी वजह से कल जीरा बढ़ा है और उसी वजह से आज जीरा बढ़ा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कल आपने मौसम की खबर दी थी जिसमें स्काईमेट ने ये बताया था कि जमीन में नमी कम होने की आशंका है, तो वो आगे वाली फसलों को भी प्रभावित करेगी और यही कारण है कि कल भी जीरा बढ़ा और आज भी जीरा बढ़ा है। बाकी इसकी शॉर्टेज नहीं है, फिर जैसी तेजी आती है सेलर है वो टाइट हो जाते हैं। मृत्युंजय जी, ओके, ये देखिए, ये आपने एक नई बात बताई कि मौसम, और चूंकि ये बात आईएमडी ने भी कही कि जो अल्नीनो है वो 2024 की शुरुआत तक अल्नीनो का इम्पैक्ट रहेगा और तापमान भी अगस्त में भी बहुत ज़्यादा था और सितंबर में भी रहने की आशंका है। तो ये बात ठीक है, आपने पकड़ा सर, ये बात बिल्कुल आपने ठीक पकड़ी। अब मितेश जी, आप बताइए सर, मतलब जो बात पुखराज जी कह रहे हैं, एक तो ये वजह हो सकती है, हालांकि अभी टू अर्ली है कहना, क्योंकि पता नहीं भाव देखकर किसान उमड़ पड़ेंगे बुआई के लिए क्या होगा। लेकिन हाँ, एक मौसम की जो बात है या जो मौसम की वजह हो सकती है उसको बहुत ही डिटेल में पुखराज जी ने बताया है। आप इसके अलावा और क्या वजह देख रहे हैं? क्यों अचानक 2 दिन में जीरा फिर से हीरा बनता हुआ दिख रहा है? सर नमस्कार सर जी। जीरा एक लेवल से बहुत ही नीचे आया था और ये लेवल पे इंटरनेशनल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों डिमांड आ गई है। तो ये डिमांड की वजह से मार्केट में जो डिमांड है उसके सामने शॉर्ट सप्लाई है। अभी मुझे फिलहाल जीरे में आज के आखिरी के 2 दिनों से जो डिमांड देखने को मिली है वो बहुत ही शानदार डिमांड है। उसके सामने जो सप्लाई है, ऊंझा मार्केट में आज 1500 बोरी जीरे की आमदनी थी और उसके सामने आज के ट्रेड हुए करीबन करीबन 5000 से बोरी के करीब कच्चे माल के व्यापार हुए और 3000 बोरी मशीन क्लीन मालों के व्यापार हुए। तो एक डिमांड जब मार्केट में आती है और एक सेंटीमेंट भी चेंज हुआ है कि बारिश की सब जगह कमी दिख रही है और कल की जो रिपोर्ट्स आई है उसकी वजह से अगली एक तो इस बार भी कैरी फॉरवर्ड कम जाने की बहुत ही कम जाएगा और आने वाली फसल को भी इफेक्ट करेगा।
तो डेफिनेटली उसमें एक नहीं, मूवमेंट देखने को अच्छा, मिला, वो जाएगी। नहीं मित्तल जी, आप जो कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ी है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है सर? डोमेस्टिक भी डिमांड है और बांग्लादेश की भी अच्छी डिमांड है, पाकिस्तान डोमेस्टिक की भी। डिमांड आप कह रहे हैं कि बढ़ी है, तो चलिए, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जब कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, तो जो डोमेस्टिक बायर हैं, जो घरेलू बाजार में जीरा खरीदते हैं, उनको मैं जरा बोलता हूं अपनी टीम को जोड़ने के लिए, और प्लीज़ अगर आप जोड़िए धनंजय राजगोर को, जो कि राजगोर स्पाइसेस के हैं, वो हमें ग्राउंड का सिचुएशन बताएंगे। तब तक पुखराज जी मैं आपके पास आता हूं कि क्या आप, अच्छा लगता है कि हमारी टीम ने बहुत क्विक रिस्पांस लिया है और फ़ोन लगा भी दिया है धनंजय राजगोर को, धनंजय जी को, जो कि राजगोर स्पाइसेस के हैं और रिटेल में काम करते हैं, डोमेस्टिक बायर हैं। वो हमें एक्चुअल सिचुएशन बताएंगे कि वाकई जो जीरा मितेश जी बेच रहे हैं वो खरीद भी रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, या सिर्फ ये कागज़ पर खरीद बिक्री हो रही है, क्या हो रहा है, ये भी हमें धनंजय जी बताएंगे और उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। धनंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजगोर स्पाइसेस के। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए सर, क्या डोमेस्टिक डिमांड अभी जीरे की ठीक है, निकली है डिमांड? आप सुन पा रहे हैं धनंजय जी? हाँ नमस्ते मृत्युंजय जी। जीरे की डोमेस्टिक डिमांड कैसी है अभी? जीरे के अंदर डोमेस्टिक गिराकी ये हफ्ते से शुरू होगी ऐसा लग रहा है सर जी। हो गई है, हो गई है? शुरू 1-2 दिन से हो गई है। अच्छा, हो गई है, मतलब लेकिन क्या त्योहार का दिन आ रहा है, वापस मार्केट चालू मार्केट बंद, वो इस साल थोड़ा दिक्कत जा रहा है। नहीं, मतलब अभी शुरुआत, मतलब डिमांड कम है, ज़्यादा है? ओके ओके, अच्छा है, लेकिन लास्ट वीक जो था उससे ये वीक में थोड़ा डिमांड अच्छी निकली है। अच्छा, तो आपका जवाब सही हुआ मितेश जी, आपने सही जवाब पे बटन दबाया और देखिए हमने रिटेल से कंफर्म भी कर लिया। धनंजय जी कह रहे हैं कि डिमांड निकली है। आगे डिमांड कैसी रहने वाली है रिटेल में धनंजय जी जीरे की? मृत्युंजय जी, ऐसा लग रहा है कि जीरे में वापस वो दौर वापस शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, तेजी वाला। क्या बात कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं आप? वैसे ही इतना दाम बढ़ गए जीरे के, डराने की बात नहीं है, 20,000 वाला जीरा 60,000 हो गया सर, और कितना महंगा? सर 2 दिन से जो डिमांड निकली है ना लोकल के अंदर, वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वापस वो रौनक लौटेगी मार्केट के अंदर। अब यहाँ से अगर तेजी आएगी फिर तो जीरा को फ्रेम करा के ही रखना पड़ेगा। सर उसके लिए मेरे पास 1-2 शब्द है आपके लिए। हाँ, किस्मत चमकती है तो चेहरा चमकता है, पत्थर पर घिस कर हीरा चमकता है। अच्छा। जीरे ने लगाया है इस वक्त ऐसा तड़का, स्वाद के साथ साथ किसान और व्यापारियों का चेहरा दमकता है। नहीं, किसान व्यापारियों का चेहरा दमकता है, इससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन स्वाद कैसे दमकेगा सर? ये तड़का थोड़ा होगा, ये तो जीरे का जो तड़का, वो तड़का नहीं झटका होगा, जीरे का तड़का नहीं, जीरे का झटका है ना? सही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने डोमेस्टिक डिमांड को कंफर्म किया, आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है डिमांड। पुखराज जी, क्या फिर मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या ये वाकई, अगर मतलब 60,000 के आसपास जीरा खड़ा है, तो क्या ये वाकई फंडामेंटली खड़ा है मार्केट, या आपको लगता है कि बेशक डिमांड हो लेकिन फिर भी ये भाव बहुत ऊंचे हैं? देखिए, बिल्कुल फंडामेंटल तो नहीं कह सकते। 65,000 रुपए से जीरा गिरना शुरू हुआ, सभी शॉर्टेज बताते रहे, सप्लाई शॉर्ट भी बताते रहे, ग्राहकी भी ठीक ठाक बताते रहे, और जीरा 13,000 रुपए ऊपर से घट गया। तो अभी जो जीरा बढ़ा है उसमें ये डोमेस्टिक ग्राहकी बढ़ने का कारण भी 2 दिन से वही है, जो कल जो मौसम विभाग ने बताया था कि आने वाली फसलें भी प्रभावित हो सकती है। मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत जगह इस बात को कोट होते देखा है कि आने वाली फसल भी प्रभावित हो सकती है। अच्छा। तो इससे एक सेंटिमेंट बनता है ना, तब डोमेस्टिक ग्राहकी भी निकल के आती है। अच्छा। और विदेशी मांग भी इन चर्चाओं के बाद में आती है कि कहीं आगे शॉर्टेज न हो जाए, कहीं आगे फसल कम न हो जाए, तो एक रिस्क लेते हैं लोग। और अच्छा। चूंकि जीरे के भाव 65,000 रुपए 64,000 रुपए देखे हुए हैं, हाँ। इसलिए एक तीर छोड़ा है जो निशाने पे नहीं लग गया तो कमाई हो जाएगी। बस यही कुछ है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है मितेश जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि डिफ़ॉल्ट हुआ है और ये हालांकि इसकी अभी पूरी तस्वीर अभी आगे सामने आना बाकी है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये चेन डिफ़ॉल्ट है। चेन डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने जीरा खरीदा, चाइना से आपने लिया, है ना, और आपने फिर किसी को बेच दिया, तो आपको जीरा नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला तो फिर आप भी नहीं दे पाएंगे उनको। आपने जिसको बेचा उसने भी किसी को बेचा, तो वो भी नहीं दे पाएगा। क्या ये चेन डिफ़ॉल्ट वाली बात ठीक है, सही है, और क्या आगे आकर ये और बड़ा रूप धारण कर सकता है?
सर ये चेन जो आपने बताई ना वो आधा सच है और आधा झूठ है। अच्छा, क्या सच चाइना है? डिफॉल्ट हुआ है, चाइना डिफॉल्ट हुआ है, वो सबको मालूम है। हमारे जुलाई के सौदे जो है अभी तक लोड नहीं हुए, और लोडिंग होने की कोई वहां से यानी कोई हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही कि आपके कार्गो लोड हो रहे। ठीक है। यहाँ तक कि कल परसों में 2 दिन से चाइना वाले पूछ रहे हैं कि आपके कंटेनर, आपकी मार्केट डाउन हो गई है, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे क्या। ऐसा करके वो हमें पूछ भी रहे। इसका मतलब इन लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं है कि ये अच्छा। लोग शिपमेंट करेंगे। अब रही बात डोमेस्टिक की, जो मैंने जो चाइना का माल लेके यहाँ पे लोकल में सेल किया है, सर एक इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में सौदा डिफॉल्ट नहीं होता है। मैंने अगर किसी को माल बेचा है या किसी दूसरे सप्लायर ने चाइना का माल लेके लोकल में बेचा है, तो वो इंडिया का माल परचेज करके वो भरपाई करेगा। इंडिया में लोकल डोमेस्टिक डिफॉल्ट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट सर। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं सर, लेकिन ये बताइए ना, जब आपको माल मिलेगा ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से? सर मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी भरपाई हमें इंडिया का माल, लोकल का डोमेस्टिक का माल तो लेके उसमें तो उसकी नुकसान हो भरपाई। जाएगा आपका। अगर मान लीजिए आपने किसी कम प्राइस पे लिया है, यहाँ पर आपको हायर प्राइस पर लेकर देना पड़ेगा, फिर तो नुकसान हो जाएगा आपका। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बोलते हैं और आपका कमिटमेंट किसको बोलते हैं? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएंगे तो ही आपकी वैल्यू तो ये रहेगी। कितने लोग फुलफिल कर पाएंगे सर? आप मान लीजिए आप कर देंगे, आपने जिसको बेचा इंडिया है वो कर पाएंगे क्या? ये तो इंडिया में प्रॉपर चेन है ना। 99 इंडिया में 99% कॉन्ट्रैक्ट कभी डिफॉल्ट नहीं होता है सर। चलिए, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो वाकई अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा सर। चाइना में हमने जिस पार्टी को जीरा बेचा था, 1500 से $2000 तक बाजार बढ़ गई थी। फिर भी हमने वही पार्टियों को माल हंसते हंसते लोड किया था। हमने डिफॉल्ट का कभी सोचा भी नहीं था। वही पार्टी हमारा माल आज डिफॉल्ट कर रही है। तो सर भेजते क्यों हैं चाइना? यहीं खिलाइए ना जीरा सस्ते भाव पर, क्यों ऊपर के भाव में बेचना चाइना? गवर्नमेंट को हमें फॉरेन करेंसी अर्न करके देना सर। ठीक बात है। चलिए, तो मजाक की बात है। बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। पुखराज जी, अब मैं आपसे ग्वार पर पूछना चाहता हूं सर। ग्वार का मार्केट आप देखिए, पिछले 2 दिन से नीचे था, मतलब पिछले 2 दिन से क्या, पिछले कई दिनों से ऊपर नीचे, मतलब बहुत ही छोटे रेंज में घूम रहा था। 2-3 दिन गिरा भी मार्केट। आज थोड़ा सा संभलने की कोशिश किया है मार्केट, और बिल्कुल क्लियर है मानसून को लेकर। आपने सुना भी होगा, कल हमने आईएमडी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट में बारिश कम होने की आशंका है। आज हमने आईएमडी जयपुर के साइंटिस्ट से बात की, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि 15-16 सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश के कहीं दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं हैं। तो क्या उसको देखते हुए ग्वार की ये चाल ठीक है, या ये चाल और बेहतर होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? मर्तजा जी, चाल इसकी बेहतर होनी चाहिए थी। जब किसी फसल की आशंका होती है कि ये फसल खराब होगी या ये फसल कम होगी, तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग भी इसको परचेज करने के लिए दौड़ता है। जिस किसान के पास ग्वार नहीं होता या जिसने खेती नहीं की है, वो भी लेने के लिए दौड़ता है। ग्वार कम्युनिटी ऐसी है क्योंकि जल्दी खराब नहीं होती। तो इस बार किसान ने दौड़ लगाई है और छोटे परचून व्यापारियों ने भी दौड़ लगाई है ग्वार लेने के लिए। पर ये दबाव में जो चल रहा है, इसका पता नहीं लगा कि दबाव पे क्यों चल रहा है। जब सामने दिख रही है फसल खराब है, पूरे राजस्थान में इस बात का हर आदमी को पता है कि फसलें खराब हुई है, और खास तौर से गवार की फसल तो बहुत खराब हुई है। आगे 15 दिन पानी पड़ने की आशंका नहीं है। भले ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग अनाधिकृत रूप से मौसम वैज्ञानिक बनकर ये बता रहे हो कि 28 तारीख से एक प्रेशर आ रहा है, फिर 3 तारीख से आ रहा है, तारीखें पे तारीखें डाली पर मौसम तो नहीं बना। तो ये अभी दबाव का काम हो रहा है। पर इसमें जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, इसके अंदर एक तेजी बनेगी। तो फसल की तेजी अभी बनी नहीं है, उसके बाद में ये तेजी मंदी डिमांड सप्लाई पे जाएगी। अभी डिमांड सप्लाई में तेजी मंदी जाने का टाइम है अक्टूबर, तो उस समय डिमांड सप्लाई पे जाएगी। अभी तो फसल पे ही है। तो फसल कमजोर दिखने के बावजूद भी जो भाव बढ़ नहीं रहे हैं, या बढ़ जाते हैं तो अचानक से 200-300 रुपए गिर जाते हैं। ये तो परचून के साथ में माइक टेस्टिंग हेलो हेलो वाली बात हो रही है। तो उसमें ये पकड़ नहीं आ रहा है कि ये कहां से हाँ, ये आपने ठीक कहा कि ये माइक टेस्टिंग वाली बात हो गई है ना। हेलो माइक टेस्टिंग, वो टेस्ट कर रहे हैं आप, है ना। ये बात ठीक कर रहे हैं सर। और जो आंकड़े हैं ये पुखराज जी बड़ा डराने वाले हैं। मतलब आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान में जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको पता होगा, फिर भी पश्चिमी राजस्थान में अगस्त के महीने में 92% कम बारिश हुई है, 92% कम बारिश हुई है। अब आप सोचिए कि सिर्फ 8% बारिश हुई है, कहीं कहीं बूंदाबूंदी हुई होगी तो उसको काउंट किया जा रहा है। अब आप देखिए कि पूर्वी राजस्थान में 74% कम बारिश हुई है, मराठवाड़ा में 74%, है ना। सौराष्ट्र और कच्छ में 96% कम बारिश हुई है।
अगस्त के महीने में। बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पूरे राजस्थान में 80% कम बारिश हुई है। मतलब आप देखिए, और हमने आज IMD जयपुर की वेबसाइट पर जाकर देखा तो जो एडवाइस आ रही है मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों को लेकर के कि भाई वहाँ पर आगे बारिश नहीं है, आप सिंचाई का इंतजाम कर लें, फसलों को नुकसान हो सकता है, कीड़े ना लगे उसके लिए आप अलग अलग तरह का छिड़काव करें। इस तरह की एडवाइस मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले के लिए जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है वहाँ पर, और फसल वाइज दिया गया है कि किस फसल को लेकर क्या एडवाइस वहाँ पर दी गई है। कहीं कहीं तो ये भी कहा गया कि भाई फसल खराब हो जाएगी तो आप ग्वार को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लें। तो आप जाकर चेक करिए, जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। सोशल मीडिया के अफवाहों पर मत जाइए। मानसून को लेकर जो आधिकारिक वैज्ञानिक जो बयान दे रहे हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक दे रहे हैं, या जो बाकी एजेंसियों के वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक जो बयान दे रहे हैं, उसके ऊपर आप यकीन करिए। अब एक बात पुखराज जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपने डिमांड की बात की। बहुत सारे लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि डिमांड नहीं है तो अगर फसल कम भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे बढ़ेंगे दाम। क्या ऐसे लोग इस वक्त में गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्योर मौसम का खेल चल रहा है? बिल्कुल गलत बयानी है, बिल्कुल गलत बयानी है। हर आइटम जिसकी फसल कम दिखती हो, जिसकी फसल में नुकसान हो, उसके अंदर डिमांड सप्लाई नहीं देखी जाती। पहला चरण है फसल का, कि फसल यदि सामने नहीं है तो डिमांड सप्लाई तो बाद की बात है। और मृत्युंजय जी आप देखिएगा कि यदि इसमें जैसे तेजी बनेगी तो इसमें नए बायर, नए लोग स्टॉक करने वाले आ खड़े होंगे। जैसे जीरा में हुआ, इसबगुल में हुआ, जैसे जैसे इसके अंदर तेजी आई, नए बायर, नए लोग इसके अंदर आते गए। उसी तरह से ये ग्वार में होने वाला है। पर वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, भाई अब डिमांड पे गया, अब तो सूखे की जो तेजी आनी थी वो आ गई। और ये वास्तविक बात नहीं है, ये एक तरह का छल है। अब देखिए, मैं मृत्युंजय जी एक पहले का उदाहरण देना चाहूंगा कि जब ये सीजन शुरू हो रही थी जीरा की, तो सभी जगह 70 से 80 लाख बोरी का उत्पादन बताया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि टीवी चैनल्स है वो प्रचार कर रहे हैं कि फसल खराब हो गई। नतीजा सामने आ गया। वो नतीजा किसे भुगतना पड़ता है? वो नतीजा परचून लोगों को भुगतना पड़ता है, हाँ, कमजोर लोगों को भुगतना पड़ता है, या किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों को और भुगतना पड़ता है, ये बात ठीक है आपकी। तो ये लोग गुमराह करते हैं, किसानों को गलत जानकारी देते हैं कि भाई बारिश होने वाली है, ये होने वाला, तो किसान को लगता है चलो बारिश हो रही है तो रुक जाओ, फिर किसान निश्चिंत हो जाते हैं। पता चला बारिश नहीं हुई तो किसानों ने कोई इंतजाम नहीं किए सिंचाई के। इसीलिए गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए किसी भी जरिए से हो। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एग्री और मानसून और ग्वार के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के बाजार में और आप क्या कर सकते हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं। केडिया जी आप बताइए सर, गोल्ड में कोई ट्रेड दिख रहा है आपको आज शाम के लिए? वेरी गुड इवनिंग मुझे। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल के सेशन में हमने थोड़ी सी मार्केट में एक साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट होते हुए देखा है। डॉलर में ठहराव है। आज शाम के अभी 15 मिनट में कुछ डेटा आएंगे नॉन फार्म पेरोल के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट के अंदर एक वॉलिटिलिटी जरूर बनी हुई है, पर अभी भी पॉजिटिव साइड है। तो 59,400 के ड्रॉप पे डेटा के बाद लेना चाहिए। 59,200 के स्टॉप लॉस से प्राइसेस 59,700 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। ओके, आपका व्यू मनोज जी चांदी पर क्या होगा सर? सिल्वर में क्या किया जाए? नमस्कार मृत्युंजय जी। चांदी में बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है और आगे भी बढ़त एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। बिल्कुल जैसा कि अजय जी ने बताया, 6 बजे जो डेटा आना है उसका वेट करना चाहिए। उस समय जो भी डिप मिले 75,800 के आसपास, वहां पे बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 75,220 का एक स्टॉप लॉस रखे आज के क्लोजिंग बेसिस पर। मेरा मानना है कि शाम के सत्र तक 77,000 और नेक्स्ट वीक में सिल्वर एक बार 78,500 तक के स्तर यहाँ दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। 495 रुपये ऊपर है चांदी का दिसंबर का वायदा। 76,177 ये MCX पर चांदी का ताजा भाव है। अजय जी क्रूड में कोई कॉल इवनिंग के लिए? काफी सरप्राइज रहा क्रूड में, क्योंकि हमने ओपेक प्लस में जो मेंबर का है प्रोडक्शन कट है वो आगे भी एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। इन्वेंट्री में ड्रॉप है, हरिकेन सीजन ऑलरेडी चालू, सबको देखते हुए पॉजिटिव। तो ब्रांड है ये 85 के करीब जा रहा है, उसी को देखते हुए कंटिन्यू रहेगा। 6950 पे लेके चलिए एक अच्छा तेल डोमेस्टिक मार्केट पे। 6850 का स्टॉप लॉस, 7100 का टारगेट रहेगा। दो चीजें, आज का नॉन फार्म पेरोल और ओपेक के अपडेट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है भागीरथ का। पूछिए भागीरथ जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए जी। जीरा 700 से पार हो सकता है क्या? कितना? 700 मतलब 70,000 के पार? हाँ जी। क्यों, आपको क्यों चाहिए 70,000 के ऊपर का भाव? कब तक हो सकता है सर? किसान हो सर मेरे पास। अरे नहीं, फिर तो आपके लिए बिल्कुल, आपके लिए तो पूरा जान है।
किसानों को अच्छा भाव मिलता है, बड़ी खुशी होती है। हालांकि ट्रेड में भी मान लीजिए कोई मुनाफा कमा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, मुनाफाखोरी और मुनाफा में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। तो बताइए अजय जी, 70,000 के ऊपर का भाव दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सितंबर मंथ हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हमेशा गिरता है, तो हमने 64,000 से 53,000 तक का फॉल भी देखा है, लेकिन बैलेंस शीट कंटिन्यू टाइट रहेगी। और इस बार जो मौसम के बाद जो रबी के अंदर हम लोग वाटर लेवल देख रहे हैं वो काफी कम है, जिसकी वजह से तेजी रहेगी। लेकिन ये जो 70 का लेवल है, आई थिंक 15-20 दिसंबर के बाद मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जनवरी का जो महीना रहेगा वहां पे रमजान की डिमांड भी रहेगी, अराइवल्स में भी थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो ये टाइम पे दिसंबर 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच का जो पीरियड रहेगा, यहाँ पे मुझे लगता है कि 70 का लेवल आराम से टेस्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आशीष हैं झांसी से। पूछिए आशीष जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नेचुरल गैस का पूरे महीने का व्यू क्या रहेगा मंथ एंड तक? पूरे महीने का व्यू नेचुरल गैस कहाँ तक जाएगी ऊपर? अच्छा जी, ओके। नेचुरल गैस अभी है 233 रुपए के आसपास। तो जैन साहब बताइए, पूरे महीने का व्यू। आज 1 सितंबर को ये सवाल भी पूछ रहे हैं, 30 सितंबर तक क्या दिख रहा है आपको एनजी? नेचुरल गैस इस महीने के अंत तक एक बार मृत्युंजय जी 270 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। मोमेंटम पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से जो 200 का जो लेवल है वो नेचुरल गैस होल्ड किया है। और हमने यहाँ पे जो की जो क्लोजिंग है उसको 220 के ऊपर आते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि सितंबर में 270 तक के स्तर नेचुरल गैस दिखा सकता है। यहाँ पे 210 के स्टॉप लॉस से जो भी डिप मिले बाय करके चलना चाहिए, वर्तमान लेवल पर भी ले सकते हैं। 270 तक का लक्ष्य ये महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। ओ 270 का लक्ष्य आप कह रहे हैं कि महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है, इस पे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, अशोक इस बीच जुड़ रहे हैं हमारे साथ गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है जी, ग्वार 5,000 और सरसों का तेल जो मचकट 130 रुपए आ सकता है जी? ग्वार कितना? 5,000? हाँ, ग्वार 5,000 और सरसों का तेल 130। 130? हाँ जी। तो मतलब आपको क्या ग्वार खरीदना है 5,000 का के भाव पर? खरीदेंगे जी, पहले हमने बेचा था 4100 लेकर 6,000 दिया, लेना है जी। अरे लेना है, अच्छा बताइए जैन साहब। 5,000 अभी जो वर्तमान जो फंडामेंटल है उसको देखते हुए मृत्युंजय जी लगता नहीं है कि 5,000 यहाँ पे ग्वार देखने को मिलेगा अभी शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट मेरा मानना है कि 6,000 के भी स्तर मिले तो इनको बाइंग की पोजीशन यहाँ बना के चलना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, हम देख रहे हैं कि 6,100 के भी स्तर यहाँ काफी समय से होल्ड हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली यहाँ बढ़ती देखने को मिलेगी। ये महीने के आखिर तक मेरा मानना है कि 6,600 के स्तर अगर पार हो गए तो यहाँ 7,200 तक के स्तर गंवार में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, 6,000 के आसपास के भी डिप मिले तो बाई की रणनीति बना के चलना चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल पर? तेलों में एक यहाँ पे दायरे का मूवमेंट रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है महंगाई को लेकर के काफी कंसर्न है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो तेलों में कोई बड़ी तेजी मंदी की गुंजाइश नहीं लगती है, एक दायरे का ट्रेड यहाँ बना रहे। ओके ठीक है। केडिया जी, मेटल में कोई ट्रेड सर शाम के लिए? बिल्कुल, बैटल में मुझे लगता है कॉपर ने 740 का लेवल ब्रीच कर दिया, काफी बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। आई थिंक 740 या करंट लेवल से भी अगर हम एंट्री करके चलते हैं तो 748 का इमीडिएट टारगेट, बट अगले एक हफ्ते के टारगेट की बात करें तो 756 तक का भी लेवल दिखा दे। तो पहला है कॉपर, दूसरा है जिंक। जिंक के अंदर भी हमने काफी अच्छा बाउंस बैक देखा, ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि चाइना ने जो रेट कट्स किए उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अब मेटल्स पे पड़ रहा है। तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है 219 या करंट लेवल से भी एंटर करेंगे। इमीडिएट टारगेट तो 222 है, बट अगर अगले हफ्ते तक की बात करें तो मुझे लगता है 225 तक के भी लेवल दिखाए। तो कॉपर और जिंक ये दोनों कमोडिटी में हम लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया केडिया जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। नमस्कार।